पुस्तक के प्रणयन के पीछे हमारा कौन सा दर्शन, हमारी कौन सी फिलॉसफी, हमारी कौन सी प्रस्तावना कहते हैं वो काम कर रहे थे, उद्देशिका क्या काम कर रही थी, इस संदर्भ में शायद आप ना समझ पाए। और इसलिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है इस बात को समझाने के लिए कि ये पुस्तक ना सिर्फ जो है वो आपके लिए, बल्कि भारत का सभ्य नागरिक है, एक अनुशासित नागरिक है, एक कह सकते हैं कि अपने देश के लिए योगदान देने वाले नागरिक बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने देश के संविधान को समझे। हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज की बात बढ़ाने के पूर्व मैं सबसे पहले तहे दिल से क्षमा चाहता हूँ इस बात के लिए कि बहुत लंबे समय के बाद आपके सम्मुख को उपस्थित हुआ हूँ। आज की इस क्लास में हम सब जो बात करने वाले हैं, जिसके बारे में बात करने वाले हैं, वास्तव में उसी कार्य में मैं इस दौरान लगा हुआ था और बहुत सालों से उस कार्य के संदर्भ में मैं कई बार डिस्कशंस अपने ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लास में कर चुका था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा था। दूसरी लहर जब कोरोना की आई, उस दौरान मुझे एक बहुत ही बेहतर अवसर मिला उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए, और उस अधूरे कार्य के पूरा होने से निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपके क्लास जो है वो क्या है डिस्टर्ब हुए, लेकिन जो कार्य आज पूरा होने वाला है वो वास्तव में अगर देखा जाए तो वो आपके लिए ही था। आपने जीवन में महसूस किया होगा कि जब दो काम आप एक साथ लेकर चल रहे होते हैं तो दोनों काम में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है प्रॉब्लम्स आते हैं, कहीं ना कहीं वो इनकम्प्लीट रह जाता है। तो इस दौरान हमने कोशिश की कि वीडियो छोड़कर पहले मैं उस पुस्तक के बारे में जो कार्य हमारा अधूरा पड़ा है उसको मैं पूरा करूं। इसीलिए आज के इस क्लास में सबसे पहले उसी के बारे में बात करेंगे। और वो कुल मिलाकर आपको पता है कि हमने ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लास में कई बार इस बात पर डिस्कस किया था, कई बार इस बात का जिक्र किया था कि मैं आपके सम्मुख एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लेकर आने वाला हूं, और वो पुस्तक कुछ और नहीं, वो भारत का संविधान है। भारत के संविधान की अगर हम बात करें, वैसे किसी भी देश के संविधान जो होता है उस देश की शासन जो व्यवस्था होती है उसकी रीढ़ मानी जाती है, उसकी जो है वो क्या है एक आधार मानी जाती है, जिसके थ्रू उस देश की सारी व्यवस्था रन करती है, सारी व्यवस्था चलती है। और इसलिए वास्तव में किसी देश का जो संविधान होता है वो संविधान सिर्फ और सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से ही उपयोगी नहीं, बल्कि वास्तव में उस देश में निवास करने वाला हर नागरिक, हर व्यक्ति के लिए वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए ये जो पुस्तक है जिसके बारे में मैं आज कह रहा हूँ, आज आपको सम्मुख उपस्थित कर रहा हूँ जिस बात को, वो वास्तव में अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और न सिर्फ परीक्षा के दृष्टिकोण से, बल्कि एक सभ्य भारतीय नागरिक, एक अनुशासित भारतीय नागरिक बनने के लिए हमें उसकी जानकारी बहुत ही आवश्यक है, उसकी जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। और ये भारत का जो संविधान है, उस संविधान की अगर बात करें तो ये आपका जो है मोटे तौर पे आज के क्लास का जो इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्शन या उसका आप कह सकते हो शीर्षक जो है, उसका जो टाइटल है वो टाइटल ही है भारत का संविधान बिंदुवार विवरण। और इसमें जो है अबाउट माय मोस्ट अवेटेड बुक, इसका मतलब ये हो गया कि ये बहुत प्रतीक्षित, जिसको हम कह सकते हैं बहुत दिनों से इंतजार किए जाने वाला बुक है। और ये बुक ना सिर्फ हमने इसका इंतजार किया, बल्कि कहीं ना कहीं आपने भी इसका बहुत समय से इंतजार, और कई बार कई तरह के सवाल जो है इस संदर्भ में हमारे स्टूडेंट्स के द्वारा, हमारे पेरेंट्स के द्वारा जो है पूछे जाते रहे, लेकिन मैंने बहुत कह सकते हैं कि बातें उनसे की, बट वो समय पर पूरा नहीं हो पा रहा था। और नहीं हो पाने का रीजन ये था कि सिर्फ किताब लिखने का काम तो था नहीं, आपकी क्लास भी लेनी थी, वीडियो भी बनानी थी, और बहुत सारे ऑफलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, और बहुत सारी जो कोरोना संकट में जो दुश्वारियां हर एक परिवार के सम्मुख उपस्थित हुआ, हर एक व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित हुआ, उन सारे झंझावातों से भी कहीं ना कहीं हमें संघर्ष करना था। और इस वजह से कुछ ना कुछ दिक्कतें आती रही और ये लिंगर ऑन होता रहा। लेकिन इस बार हमने कमर कस लिया था कि इस दौरान इस किताब का जो प्रणयन है, जो हमारा जो संकल्प है, वो संकल्प टूटना नहीं चाहिए। और जो वायदा मैं आप सबसे हमेशा करता रहा इस पुस्तक के संदर्भ में, वो इस बार कभी भी जो है वो टूटना ना चाहिए। और इसी वजह से हमने इस तरह के प्रयास किए। तो आज के इस पुस्तक के बारे में मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या क्या बातें हैं, ठीक है। अगर इसके कवर पेज अगर आप देखिए तो ये कवर पेज एक प्रकार से ये पुस्तक प्रेस में है, और
और ये विद इन 1 वीक या 2 वीक में वो हम सब के सम्मुख उपस्थित होगा। यानी किसी बच्चे के जन्म के पूर्व ही मैं उसकी सारी बातें जो है आपको बता दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपके मन में भी एक कह सकते हैं बेसब्री जो है इंतजार की, वो बेसब्री आपके अंदर पैदा हो और आप भी उसका इंतजार करिए। और इसके बाद जिस दिन वो पुस्तक आएगी उस दिन मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। तो इसके बारे में जो कवर पेज होगा वो कवर पेज आप ये देख लीजिए। और कवर पेज में देखिए इसमें हमने जिस भी शख्सियत को यहाँ पे देखिए कवर पेज जो होता है वो वास्तव में उस पुस्तक की जो कह सकते हैं कि उसका जो सार है, उस पुस्तक में हम जो कुछ कहने वाले हैं उसका बहुत हद तक जो है कवर पेज पर उसका एक रिफ्लेक्शन मेरी पुस्तक में खासकर जो है वो रहती है। और इसमें देखिएगा कि हम सब बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं, जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जानते हैं, और सबका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है एक नए भारत के निर्माण के लिए। लेकिन इस शख्स को शायद ही आप जानते होंगे, और अगर जानते भी होंगे तो हमने भारत के संविधान पर जो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था उसमें हमने इस बात का जिक्र किया था। और ये ध्यान रखिएगा, ये BN राव है, बेनेगल नरसिंह राव, जो कि भारत के संविधान सभा के सलाहकार, भारत के संवैधानिक सलाहकार जिनको कहा जाता है वो BN राव थे। और BN राव की एक बहुत बड़ी भूमिका जो थी वो ये थी कि जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिसमें अम्बेडकर सहित जो है बाबा साहब अम्बेडकर सहित 7 सदस्य थे, उन 7 सदस्यों की प्रारूप समिति ने जिस संविधान के प्रारूप पर विचार कर उसमें संशोधन या उसमें बहुत सारी बातें जोड़कर हटाकर वटेवर कुछ भी हो जो संविधान सभा के सम्मुख उपस्थित किया, याद रखिएगा कि वो प्रारूप बहुत पहले जो है BN राव ने तैयार किया। और BN राव द्वारा तैयार भारतीय संविधान की जो रूपरेखा थी, जो प्रारूप था, उस पर ही विचार करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया। लेकिन बहुत अफसोस की बात इस की है कि हम इनको भूल जाते हैं, ठीक है, सबका कंट्रीब्यूशन है लेकिन इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है योगदान था, लेकिन हमने नहीं बोला। इसलिए एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि हम अपने देश का जो मेरी पुस्तक है भारत के संविधान पर, उस संविधान की पुस्तक पर BN राव का हमने सबसे पहला नाम दिया। और सबसे पहला नाम इसलिए दिया ताकि विशेष तौर पर आपको आपके मन में इनका तस्वीर जो है वो अंकित हो जाना चाहिए। हमारे देश के लिए जो मर मिट गए, हमारे देश के संविधान की जिन्होंने जो है रचना की, हमारे देश की आजादी के संघर्ष में अपना जो है जीवन का परित्याग कर दिया, बलिदान कर दिया, प्राण का न्योछावर कर दिया, ऐसे महान शख्सियत को हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मर मिटने वालों की यही बाकी निशान होंगी। वास्तव में हम कहीं ना कहीं हमारे जो महापुरुष हैं जिनका हमारे देश की निर्मित में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, हम कहीं ना कहीं अपने जीवन के संघर्ष में, उसकी आपाधापी में, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हम अपने जो महापुरुष हैं उनके योगदान को या तो हम जानते नहीं है, या फिर जानकर हम ना अनजाना सा व्यवहार करते हैं, या फिर हम उनकी जो अहमियत है उन अहमियत की जो है कह सकते हैं कि उनकी कीमत हमारे अंदर उसकी समझ जो है विकसित नहीं है और इस वजह से हम उनको भूल जाते हैं। उस पुस्तक के प्रणयन के पीछे हमारा कौन सा दर्शन, हमारी कौन सी फिलॉसफी, हमारी कौन सी प्रस्तावना कहते हैं वो काम कर रहे थे, उद्देशिका क्या काम कर रही थी, इस संदर्भ में शायद आप ना समझ पाए। और इसलिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है इस बात को समझाने के लिए कि ये पुस्तक ना सिर्फ जो है वो आपके लिए, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एक भारत का सभ्य नागरिक है, एक अनुशासित नागरिक है, एक कह सकते हैं कि अपने देश के लिए कह सकते हैं योगदान देने वाले नागरिक बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम अपने देश के संविधान को समझें। और इस वजह से ये वीडियो बनाया और ताकि आप ये समझ पाए कि उस पुस्तक में क्या आने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है इसका कवर पेज, इसके बारे में मैं आपको बता दिया शॉर्ट में, ठीक है। अब देखिए इसकी अगर हम संविधान की बात करें तो यहाँ पे 2 शख्सियत को हमने शामिल किया, जॉर्ज वाशिंगटन और साथ में अल्बर्ट आइंस्टीन। इन दोनों के वक्तव्य को, उनके स्टेटमेंट को जो है मैं यहाँ पर इसलिए कोट कर रहा हूं ताकि मैं इस बात को आपको बहुत आसानी से समझा सकूं कि संविधान किसी देश के लिए क्या मायने रखता है, उस देश में निवास करने वाले उनके नागरिकों के लिए संविधान क्या महत्व रखता है। जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा था, द कॉन्स्टिट्यूशन इज द गाइड विच आई नेवर विल अबेंडन,
यानी कि जो संविधान है वो हमारे मार्गदर्शक है और एक ऐसे मार्गदर्शक की तरह जिनको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता या जिसका परित्याग नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार अल्बर्ट आइंस्टीन, सब लोग जानते हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में, इनके बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। और अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही महात्मा गांधी के बारे में कहा था कि आने वाली पीढ़ी शायद ही कभी यह विश्वास कर सकेगी कि हाड़ मांस का ऐसा मानव कभी इस धरती पर विचरण करता था। तो अल्बर्ट आइंस्टीन का संविधान के संदर्भ में क्या कहना था? उनका यह कहना था कि द स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन lies entirely in the determination of each citizen to depend it, यानी कि भारत यानी कि किसी भी देश का जो संविधान है उसकी शक्ति इस बात पर निर्भर करती है कि उस देश का जो नागरिक है वो उस संविधान को डिफेंड करने के लिए कितने संकल्पवान है। Only if every single citizen feel duty bound to do his share in this defense और the constitutional rights secure। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हर नागरिक, ठीक है, वो इस बात को महसूस करता, अपने कर्तव्य को महसूस करता है कि वो अपने देश के संविधान के वो डिफेंस करे, शेयर उसमें अपना योगदान दे, तो वास्तव में यही तभी जाकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, जो संवैधानिक जो अधिकार है, उस अधिकार को हम तभी सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कि ये दिखाता है कि हमारे देश का या किसी भी देश का जो संविधान है, उस संविधान की जो रक्षा है, उस संविधान की जो बातें हैं, वो बातें किस तरह से हमारे लिए मार्गदर्शन का कार्य करती है, हमें कमांड करती है, हमें कंट्रोल करती है, हमारे आचरण को अनुशासित बनाती है। और कह सकते हैं कि हाँ, कि उसमें अगर हम नागरिक अपने देश के संविधान की अगर हम कद्र करना नहीं जानते, ठीक है, तो फिर उस देश का जो संविधान है, फिर वो संविधान बेकार। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में मुझे एक बात याद आती है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि संविधान सभा में जो पहले वक्ता थे, ठीक है, जब संविधान सभा की बैठक प्रारंभ हुई और जब संविधान सभा की अंतिम दिन की जो बैठक थी, उसमें यह ध्यान रखना है कि संविधान सभा के पहले वक्ता जो है वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और अंतिम जो वक्ता थे वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जिस दिन हमारे देश के संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया जा रहा था, उस दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने एक स्पीच दिया और बहुत ही ऐतिहासिक कह सकते हैं कि भाषण है। और उस भाषण की भी बात हमने बहुत सारे पुस्तकों में पढ़ा। इस दौरान हमने बहुत रिसर्च किए संविधान के संदर्भ में, जितनी पुस्तकें थी, साथ में इंटरनेट पे मौजूद जो भी कह सकते हैं कि जो भी आर्टिकल्स हैं, उन सारे आर्टिकल्स को हमने पढ़ा और महसूस किया कि बाबा साहब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन क्या था। उन्होंने जो स्पीच दिया वो बहुत ही ऐतिहासिक स्पीच है, कभी इंटरनेट पे सर्च करिएगा, पढ़िएगा। उन्होंने जो एक बात कही थी कि हम संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन सदस्यों ने पूरी तन्मयता से, पूरे सोच समझ के साथ, अपने बुद्धि विवेक के साथ जितना बेहतर संविधान का निर्माण किया जा सकता था, हम सब ने संविधान का निर्माण किया। उस संविधान, लेकिन उन्होंने ये कहा, साफ साफ कहा कि किसी देश का संविधान अच्छा है, अगर किसी देश का संविधान अगर बुरा भी है, लेकिन उसका अनुपालन करने वाले जो लोग हैं वो अगर अच्छे हैं, तो वो बुरा संविधान भी अच्छा हो जाता है। लेकिन किसी देश का संविधान बहुत अच्छा है, लेकिन उसका अनुपालन करने वाले लोग बुरे होते हैं, तो वो अच्छा संविधान भी क्या हो जाता है, बुरा हो जाता है। तो ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन और जॉर्ज वाशिंगटन ने संविधान के संदर्भ में जो बातें कही है, वो वास्तव में इस बात से कह सकते हैं, मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो संविधान है, वो संविधान किसी देश के लिए, उसके नागरिकों के लिए, उसकी शासन, उसकी व्यवस्था, उसकी प्रगति, उसके उद्देश्य, उसकी कह सकते हैं कि देश की सभ्यता और संस्कृति की निर्मित और उसको संरक्षित रखने में किस तरह से महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, इस बात का यहाँ पर हमने एग्जाम्पल बताया। अब हम इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो है हमारे देश का जो संविधान, या हमने जो संविधान पर पुस्तक लिखी, उसका जो इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्स जो है, जैसे कहते हैं ना कि एक चावल को देखकर आप समझ सकते हैं कि वो चावल, पूरा चावल जो है वो हांडी में रखा पूरा चावल पका है अथवा नहीं। तो अगर किसी पुस्तक की बात को समझनी है, ये बात सही है कि पढ़े बिना आप समझ नहीं सकते, लेकिन फिर भी उसका जो इंडेक्स होता है, उस इंडेक्स में क्या क्या बातें समाहित की गई है, अगर उन बातों को हम समझ लें
तो निश्चित रूप से हमारा काम बहुत सरल हो जाता है। उस किताब की जो है बहुत सारी बातें जो लिखी होती है उसके पढ़े बिना, उसके इंडेक्स को देखकर, उसकी प्रस्तावना को पढ़कर हम बहुत हद तक उसका आकलन कर सकते हैं। उसके कंटेंट्स का स्टैंडर्ड जो है उसकी जो है वो क्या है कि आकलन हम कर सकते हैं। तो हम आगे जो है इस बात को समझें कि जो अनुक्रमणिका है, ठीक है, इंडेक्स जो है वो इंडेक्स में हमने कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 48 चैप्टर्स जो है वो क्या है कि हमने इसमें समाहित किया। ठीक है, वो 48 चैप्टर्स के अंतर्गत, ठीक है, चैप्टर्स जो अध्याय है वो तो 48 हो गए, 48 हो गए, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसमें भारत के संविधान के जो 22 भाग हैं, 22 जो पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें हर पहलू को टच करने की कोशिश हमने की है। इसलिए पुस्तक थोड़ी सी मोटी होगी, लेकिन घबराइएगा मत कि किताब की मोटाई से आप क्या करते हैं कि आप घबरा जाते हो। लेकिन देखिए, जब पुस्तक हम लिखते हैं, किसी भी ऑथर के द्वारा जब कोई पुस्तक कंपोज किया जाता है, तो हम सेलेक्टिव बहुत नहीं हो सकते। हमें संविधान के बारे में लिखना है तो भाई 22 पार्ट है, तो हमें हर पार्ट को कम से कम जो है वो टच करना होगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो उस 22 पार्ट में कहीं अंदर जो है वो नहीं लिखा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भी जो है आवश्यकता होती है। जैसे आप जो है भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो लोकतंत्र का कितना बार उल्लेख हुआ होगा, ठीक है, समाजवाद का कितना बार उल्लेख हुआ होगा, मंत्रिमंडल का कितना, पोर्टफोलियो सिस्टम का कितना बार उल्लेख हुआ होगा, ठीक है। इसी तरह से राजतंत्र कितनी बार, या कह सकते हैं कुलीन तंत्र क्या होता है, क्या पोर्टफोलियो सिस्टम होता है, राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था क्या होती है, संसदीय शासन की व्यवस्था क्या होती है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है, क्या होता है फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। ये सारी बातें तो हमारे देश के संविधान के अंदर तो लिखा नहीं है, लेकिन इसको जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम अपने देश के संविधान की जो समझ है उस समझ को हम पूरी तरह से जस्टिफाइड नहीं कर पाएंगे। और इसलिए जरूरी हो जाता है उन सारी बातों का भी जिक्र करने का। इसलिए हमने सबसे पहले देखी कहीं पर भी प्रमुख राजनीतिक शब्दावली की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, प्रमुख राजनीतिक शब्दावली की अगर बात करें तो ये राजनीतिक शब्दावली हमारे देश के संविधान के 22 भाग में कहीं पर भी इसका उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है, कहीं पर भी इसका उल्लेख जो है वो नहीं हुआ है। लेकिन क्या करना है, फिर भी तो हमें तो डिस्कस करना ही है। तो डिस्कस करना है, इसलिए आपको जो है ये समझना पड़ेगा कि हमें जो है वो क्या करना है, ठीक है, हमें ये बात करनी पड़ेगी, हमें समझना पड़ेगा कि उसमें अंदर जो कंटेंट्स है वो कंटेंट्स क्या है, ठीक है। इसके बाद भारत का संवैधानिक विकास, भारत के संवैधानिक विकास की बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें, तो संवैधानिक जो विकास है आपको पता है कि हमारे देश का जो संविधान है वो संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बना, विश्व का सर्वाधिक विशाल लिखित संविधान बना। लेकिन क्या है कि ये 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में ही इसका पूरी तरह से प्रणयन किया गया, यानी कि इसके पहले का जो अनुभव था हमारे संविधान सभा के सदस्यों का, साथ में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 में और बाद में भारत के संविधान के निर्माण जो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया गया, तो उस दौरान बहुत एक लंबा इतिहास संविधान के विकास के संदर्भ में व्यतीत हुआ। तो वो संवैधानिक विकास को हमने इसमें कवर करने का कोशिश की है, और ये सब के सब बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक शब्दावली में ही इसमें देखिए 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमें उस बात को समझ लेना चाहिए। लोकतंत्र की बात करते हैं तो सामान्य तौर पे जो है लोकतंत्र के बारे में सब लोग समझ जाते हैं कि जो है वो क्या है कि जो अब्राहम लिंकन ने दिया है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, वो जानते हैं। राजतंत्र भी समझ लेते हैं, ठीक है, हम लोग मौर्य काल या इतिहास वगैरह इतना पढ़ चुके होते हैं कि हम उसके बारे में भी समझ लेते हैं। लेकिन संसदीय शासन की व्यवस्था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम यानी एकात्मक शासन की व्यवस्था, संघात्मक शासन की व्यवस्था, ये सब क्या है हमें याद रखिएगा। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूं कि जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे, भारत के संविधान की जो आप समझने की कोशिश कर रहे हो वो कोशिश आपका अधूरा, मतलब कह सकते हैं न्याय संगत नहीं हो पाएगा। तो ये हमेशा, इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया। तो सबसे पहले तो ये राजनीतिक शब्दावली है, इसको समझना, भारत का संविधान विकास। इसके बाद देखिए ब्रिटिश भारत के शहर और इमारत, ये किसी भी देश का, हमारे देश का विशेषकर जब भी संविधान लिखा गया आपने देखा होगा कि इसका कहीं पर भी जो है उल्लेख नहीं होता है।
हम लोग ये राष्ट्रपति की चर्चा कर लेते हैं, संसद की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन हम लोग राष्ट्रपति भवन की बात नहीं करते, हम लोग पार्लियामेंट हाउस की बात नहीं करते हैं। तो जब तक आप इसको नहीं समझोगे ना, जहां से हमारे देश की शासन व्यवस्था जहां से चलती है, ठीक है, जिस इमारत से चलती है, उस इमारत के बारे में भी तो समझ ले हम लोग। तो हमने क्या किया कि उस शहर के बारे में, नई दिल्ली जो शहर है, ठीक है, इसी प्रकार कलकत्ता शहर की बहुत सारी इमारतें हैं, तो वो सारी इमारतें, भारत के अंदर बहुत सारे जो कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स है, ऐतिहासिक हाई कोर्ट्स है, उसके बारे में, इसी प्रकार बहुत सारे देश के जो है, कैसे हमारे देश के जो बहुत सारी कह सकते हैं कि जो विभिन्न देश, विभिन्न राज्यों के जो संसद, जो पार्लियामेंट हाउस है, वो पार्लियामेंट हाउस क्या है, विधायिका लेजिस्लेचर हाउस क्या है, वो सब के बारे में। इसी प्रकार भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो है, जो भारत का राष्ट्रगान है, तो राष्ट्रगान के संदर्भ में जो है, आप राष्ट्रीय गीत के संदर्भ में क्या है, इसी प्रकार आप बहुत सारी चीजें कि हमारे देश का नेशनल गेम क्या है, नेशनल फ्लावर क्या है, ये सारी चीजें उसके बारे में बड़े विस्तार से, बड़े प्यार से हमने उसे समझाने की कोशिश की। हमने उसे पॉइंट वाइज भी कर दिया ताकि आपको समझना, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें उसको बोल्ड भी कर दिया, हाईलाइट कर दिया, ताकि आपको बहुत ज्यादा आपको किताब मिले और केवल पढ़ना है। और इन पुस्तकों में आप जो बातें हमने लिखी है, वो पिछले 15-20 सालों में डिफरेंट एग्जाम्स में जो पूछे गए सवाल है, उन सवालों को ध्यान में रखकर हमने करने की कोशिश की है। और इसलिए चाहे वो यूपीएसआई हो, ठीक है, यूपीएसआई हो, आईएएस हो, पीसीएस, एनडीए, सीडीएस, टीजीटी, पीजीटी, व्हाटएवर, जहां पर भी जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, जनरल स्टडी में जो महारत हासिल करना चाहते हैं, उन सब के लिए कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण है। और आप देखिए भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, इसी प्रकार संविधान सभा और भारत का संविधान, ठीक है, संविधान बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद भारतीय संविधान की जो विशेषताएं हैं, ठीक है, ये पॉइंट वाइज होगा, लेकिन अपने आप में पूरे कॉन्सेप्ट को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। इसलिए जिसने इसे पढ़ा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि मैं बार बार ये कहता हूं कि जिसने हमारी जो बातें हैं, उन बातों को अपने जीवन में अमल लाया, वो कभी भी असफल नहीं रहेगा, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो समझना है। इसी प्रकार प्रस्तावना किसी देश का, जो कह सकते हैं संविधान का प्रारंभिक जो परिचयात्मक भाग होता है, जो किसी भी देश के संविधान का एलिमेंट्री जो इंट्रोडक्टिव पार्ट होता है, उससे प्रस्तावना कहा जाता है, उद्देशिका कहा जाता है। इस उद्देशिका के बारे में हमने बड़े विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद भारत के संविधान के जो 22 भाग है और साथ में 12 जो अनुसूचियां हैं, उन सब के बारे में हमने इसमें विस्तार से चर्चा की है। इसके बाद 9वां जो चैप्टर है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसके बाद नागरिकता संबंधी प्रावधान, इसके बाद संविधान में मौलिक जो अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसके बारे में। फिर इसके बाद 12वां राज्य की नीति के निदेशक तत्व हो गया, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कहा गया। इसी प्रकार भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य, जो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है, उसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा की। हमने बहुत सारे केसेस की चर्चा की, कि हमने इस बात का जिक्र करने की कोशिश की कि राष्ट्रगान, ठीक है, बहुत ही जरूरी है, हमारे देश के लिए गाना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या एकदम अगर हम ना गाएं तो क्या हमें जो है, हमारे ऊपर मुकदमा चल सकता है। और इससे जुड़ा हुआ कोई केस अगर है, तो वो केस कौन सा है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी रूप में राष्ट्रगान के संदर्भ में एक मार्गदर्शक सिद्धांत के तौर पे कार्य करता है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसी प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक है, हर चीज, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल, हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, ये सब क्या है। इसी प्रकार संघ, विधानमंडल, लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय समितियां, ये इतना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हमने बड़े विस्तार से चर्चा की है। ये सब बातें समझिएगा। संसद में विधायी प्रक्रिया, बजट वगैरह का क्या होता है, उसके संदर्भ में हमने जिक्र करने की कोशिश की। और एक बात ध्यान रखना है कि हमने अपनी पुस्तक में सीधे जो है, अगर हम उच्चतम न्यायालय की बात करते हैं, ठीक है, अगर भारत की न्यायपालिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीधा हम आगे अनुच्छेद पर, आर्टिकल्स पर उसका जिक्र हमने करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा किसी भी चैप्टर में नहीं है। हमने जो भूमिका है, उसी भूमिका में इस बात को समझाने की कोशिश की कि जब हम संसद की बात करते हैं, तो संसदीय शासन की व्यवस्था की बात करनी है। जब हम बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो राष्ट्रपति होता है और संसदीय शासन की व्यवस्था में जो राष्ट्रपति होता है, दोनों में जाहिर सी बात है फर्क है। दोनों की ताकत में, दोनों की शक्ति, दोनों के कार्य और शक्तियों में एक अंतर है। तो वो सारी बातें हमें समझना है। हम जब संसदीय शासन की व्यवस्था की बात करते हैं, तो क्या भारत का संसद उतना शक्तिशाली है, उतना पावरफुल है जितना ब्रिटेन का संसद है?
तो ब्रिटेन के संसद के समान हमारे देश का संसद जो है उतना पावरफुल नहीं है। हमारे देश में संविधान सर्वोपरि है, संविधान के हिसाब से संसद की व्यवस्था चलती है। लेकिन अगर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, और अलिखित संविधान अगर है तो वहां पर संसद जो है बहुत ज्यादा ताकतवर होगी, क्योंकि संसद को गाइड करने वाली कोई लिखित कह सकते विधान नहीं है। लेकिन हमारे देश में संसद की व्यवस्था ही लिखित संविधान के आधार पर चलती है। तो ये सब क्या है, ये सारी बातें हमने विस्तार से चर्चा की। भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत में आप देखिएगा फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जैसे हैं, लेकिन भारत में इंटीग्रेटेड, जिसको एकीकृत न्याय व्यवस्था का कॉन्सेप्ट लागू किया गया है। और भारत में उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, फिर अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स है वो सब, उसके बारे में हमने बड़े विस्तार से चर्चा की है। इसी प्रकार कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्या, राज्यपाल, उसकी शक्तियां, इसके बारे में। इसके बाद मंत्री परिषद, मुख्यमंत्री, राज्य विधानमंडल, राज्यों में उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, संघ शासित क्षेत्र का, इसी प्रकार स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था, इस सब के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा की है। और संविधान से इसी प्रकार नगरीय स्थानीय स्वशासन हो गया, सहकारी समितियां, अनुसूचित जाति और अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित, संघ राज्य संबंध। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हमने जो इस पुस्तक का जब लिखना प्रारंभ या लिख रहे थे अभी इस दौरान, जो इसमें सबसे ज्यादा दिक्कतें जो आई थी उसका कंटेंट्स को एक जगह लाने में, उसमें जो है संघ और राज्य संबंध, संघ और राज्य संबंध जो प्रशासकीय संबंध है, ठीक है, जो कार्यकारी संबंध है वो तो आसान है, वो सरल है, लेकिन उसके वित्तीय और जो विधायी वित्तीय शक्तियां खासकर है, वित्तीय जो संबंध है वो संबंध थोड़ा सा कह सकते हैं। और इसी संदर्भ में आर्टिकल जो है वो कह सकते हैं भारत के संविधान का भाग 11 हो गया, 12 और 13, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण था। और सामान्य तौर पे क्या होता है कि इसके बारे में किसी भी क्लास में डिस्कस किया नहीं जाता, पुस्तकों में भी उसके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं किया जाता, और विस्तार से अगर चर्चा होता भी है तो वो इतने उबाऊपन उसमें होता है कि लड़के उसे पढ़ने के लिए जो है वो पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं हो पाते हैं, और इस वजह से वो पोर्शन की जो जानकारी है वो अधूरी रह जाती है। लेकिन हमने पूरी कोशिश की आपके शब्दों में, आपकी भाषा में, आपके सामान्य जो वाक्य होते हैं उस वाक्य विन्यास में ही मैं अपनी पुस्तक की रचना किया है। हमने उसको जो है कह सकते हैं कंपोज करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये सारी बातें आपको समझ में आएगी, ठीक है। संघ राज्य संबंध हो गया, इसके बाद वित्त, संपत्ति, समुदाय तथा वाद हो गया, राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य व समागम हो गया। इसी प्रकार संघ और राज्य लोक सेवा आयोग, अधिकरण या ट्रिब्यूनल जो है अक्सर आप सुनते रहते होंगे, ठीक है, ग्रीन ट्रिब्यूनल सुनते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे कैट के बारे में सुनते रहते हैं, वो सब क्या है इसके बारे में डिटेल में हमने जानकारी दी है। इसी प्रकार निर्वाचन आयोग, निर्वाचन प्रणाली हो गया। इसके बाद भारत के विभिन्न राजनीतिक दल, ठीक है, उसमें किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है, क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है, वो सारी बातें, विशेष वर्गों से संबंधित उपबंध जैसे अल्पसंख्यक है, इसी प्रकार जो है अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा जो वर्ग है, उन सब के बारे में विशेष वर्गों से संबंधित जो उपबंध है जो भारत के संविधान के भाग 16 में है, ठीक है, निर्वाचन आयोग भाग 17 में, ठीक है, सॉरी भाग 15 में, तो वो सब क्या क्या है, ये सारी बातें भाषा संबंधी उपबंध जो है भाग 17 में। इसी प्रकार आपातकालीन उपबंध जो है भाग 18 में, तो उसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, क्या क्या प्रावधान है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपातकालीन उपबंध है और इसमें हमने इसके बाद का जो चैप्टर आप देखिएगा इंदिरा गांधी और आपातकाल, ठीक है, इंदिरा गांधी के समय में जो आपातकाल आया था, ठीक है, इंदिरा गांधी ने जो आपात लाना था उसके बारे में भी विस्तार से हमने पॉइंट वाइज बहुत ही रोचक तरीके से हमने जिक्र किया। कुछ मिसलेनियस है, प्रकरण है, उसके बारे में, संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया जो भाग 20 में है उसके बारे में हमने जिक्र किया। और इसमें लेटेस्ट महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, यानी कि लेटेस्ट जो संविधान संशोधन है, हमने प्रथम संविधान संशोधन से अभी तक का जो 102वां संविधान संशोधन है उसको भी जो है हमने क्या है कि जोड़ने की कोशिश की है, विस्तार से चर्चा की, और एक भी प्रश्न ऐसा नहीं रहेगा जिसमें इसके अलावा अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध हो गया, जिसमें जम्मू कश्मीर या आप देखिएगा आर्टिकल 371 में गुजरात है, महाराष्ट्र है, और नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट्स हैं, उस सारे स्टेट्स के बारे में जो विशेष उपबंध है उन विशेष उपबंधों को भी हमने उसमें जिक्र किया है। इसी प्रकार जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो बातें अद्यतन आज तक की जो बातें वो सारी बातें उसमें शामिल किया गया है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा निरसन, ये सब के बारे में जिक्र किया गया है।
तो इस तरह से भारत के संविधान से रिलेटेड जो है, जो बातें हैं, वो सारी बातें हमने उल्लेख किया है बहुत ही विस्तार से, बहुत प्यार से। हमारे जो शब्द हैं, उन्हीं शब्दों में आपके जो कह सकते हैं कि जो समझदारी का जो स्तर है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये पुस्तक लिखी। इसलिए आपको संविधान की जो क्लास, जैसे हमारी क्लास है, जिसने हमारी क्लास की है, ठीक है, उस क्लास के साथ साथ ये पुस्तक जब आप पढ़ोगे तो फिर कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि इसमें क्या है कि इसके टोटल जो पेज है, नंबर ऑफ पेजेस की अगर हम बात करें तो इसके जो नंबर ऑफ पेजेस हैं, वो पेजेस जो है वो कितने हैं, ये है 698 प्लस प्रीफेस वगैरह सब जो है जोड़ दिया जाए तो टोटल जो है 6 तो 704 पेज है, 704 पेजेस है। और उस 704 पेजेस में अब आप ये समझ लिए भारत के संविधान पे 704 पेज, और हर पेज में कम से कम 1000 के आसपास वर्ड्स जो है लगभग होंगे। अब उस 1000 वर्ड्स को आप 704 जो पेजेस है, उस 704 पेजेस से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप खुद ये महसूस करिए, एक एक शब्द से गो थ्रू होना, इस बात को ध्यान रखना कि उसमें कोई शब्द गलत ना हो, इस बात को ध्यान रखना कि कोई तथ्य गलत ना छप गया हो, गलत ना चला गया हो, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना, साथ में इस बात को ध्यान में रखना कि किस तरह के सेंटेंस का प्रयोग करें, वाक्य विन्यास कैसे हो कि जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो वो सारी 10-20 आर्टिकल्स अगर किसी एक टॉपिक पर है तो उस 10-20 आर्टिकल्स को पढ़कर उसका जो जिस्ट है, उसका जो सार है, एसेंस है, उस एसेंस को एक जगह पे लाना, ये बहुत आसान काम नहीं था। और यही कारण रहा कि मैं लगातार उसमें, अब ये सारी बातें करनी है तो आपको 10 कह सकते काम हो और उस काम के बीच में आपको ये काम करना पड़े तो जाहिर सी बात है, इसलिए लिंगर ऑन काम होता चला जाता है। पुस्तक का प्रणयन, एक अच्छी पुस्तक का प्रणयन एक बहुत आसान काम नहीं होता है, वो सरल काम नहीं होता है। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है कि गलत ना चला जाए स्टूडेंट्स को कोई जो है, साथ में ये भी एहसास हमें रखना पड़ता है कि हमें ऐसे शब्दों से उसको प्रेजेंट करना है कि वो आसानी से पाठकों को समझ में आ सके। तो ये सारी बातें जो हमने की, और साथ में देखिए मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा, मैं इसका प्राइस भी आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। उसमें जो है कुछ जो है कह सकते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स है, उस स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैं जो है वो रियायत भी रखूंगा, ठीक है। और फर्स्ट जो 1000 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, वो जो है आप हमें पहले से अप्रोच कर सकते हैं। आपका व्हाट्सएप जो है नंबर मैं यहाँ पे दे दूंगा। आपने अगर पहले से वो बुक जो है वो प्रति जो है वो आपने अगर उसे मतलब कह सकते हैं कि उस संदर्भ में आप पहले से इंटरेस्टेड, अगर इंटरेस्ट शो करते हैं तो उस पर एक विशेष ऑफर भी आप सबके लिए है। अब इसको आप चाहे जो भी कह लीजिए, ठीक है, लेकिन अगर हमारे स्टूडेंट से इंटरेस्टेड है तो एक व्हाट्सएप नंबर मैं बता दूंगा, उसमें आप कह दीजिए इंटरेस्टेड है, ठीक है। उस पर जो है वो कहे कि एक मतलब एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, और फर्स्ट जो 1000 स्टूडेंट्स होंगे उसको मैं विशेष रियायत जो है वो दूंगा। और जो भी ऑनलाइन जैसे परचेज करते हैं वो जो है वो मैं डायरेक्ट उनके घर तक जो है वो पुस्तकें पहुंचाऊंगा, यानी कि वो बाई कुरियर या बाई पोस्ट जो है वो आप तक पहुंच जाएगा। और उस पोस्ट उस कह सकते हैं उसका जो भी मतलब जो खर्च होंगे उस खर्च को भी आपको बेयर नहीं करना है। तो इसमें देखिए क्या है कि इस 704 पेज की जो पुस्तक है उसका प्रिंट जो प्राइस है वो प्राइस है 540 रुपए, 540 रुपीज ये प्रिंट प्राइस है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि होता क्या है कि पुस्तकें सस्ती भी हो सकती है, पुस्तकें सस्ती हो सकती है अगर उसके जो पेजेस है उसमें जिस पेपर का प्रयोग किया जाता है वो पेपर अगर हम बहुत खराब लगा दें, ठीक है, तो वो क्या है कि उसका कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगा। लेकिन हमने हमेशा ये कोशिश की है कि कंटेंट्स अगर अच्छा है, अगर हमारे देश का संविधान जो है वो क्या है कि देश का संविधान है, तो ये संविधान की जो बातें हैं वो केवल प्रतियोगी परीक्षा तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए, उसे लंबे अंतराल तक पुस्तक के बारे में ये कहा जाता है कि अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं होती है। और संविधान किसी देश का अगर आपके पास मौजूद है, अपने देश का संविधान मौजूद है, तो फिर उसके कहने ही क्या। इसलिए मैंने ये पुस्तक में पेजेस जो है कोशिश की है कि बहुत खराब नहीं हो, बहुत अच्छा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन हमने इतना रखा कि उसको आप पढ़े तो अंडरलाइन करें, आप उसको पढ़े तो आपको ये समझ में आए, आपको एक सुखद एहसास हो। हमने इस बात की कोशिश की है। इसलिए क्या होता है कि पेजेस अगर हम रद्दी कागज का इस्तेमाल करें
तो फिर क्या होता है किताबों का कॉस्ट, लेकिन हमने हमेशा से कोशिश की है कि पेजेस जो है वो अच्छे रखें। इसमें भी यही कोशिश है। 540 रुपए है। और अगर जैसे आप पहले से ही जो अपनी प्रति सुरक्षित कर लेते हैं तो उसमें सीधे तौर पर 35% जो है वो क्या है कि डिस्काउंट है, और 35% डिस्काउंट के बाद जो ये 351 रुपीज का हो जाता है, 351 रुपीज का। ठीक है, 351 रुपीज का हो जाता है। इसमें और एक्स्ट्रा कोई खर्च आपको नहीं देना है। जो भेजने का जो भी 50, 60, 70 रुपए जो भी खर्च होता है किताब भेजने का, वो भेजने का जो है वो किताब का कोई खर्च आपको एक्स्ट्रा देना नहीं पड़ेगा। तो 351 रुपीज इसका जो है वो कॉस्ट होगा, प्राइस होगा। ठीक है, इसके बाद नो एक्स्ट्रा कुरियर चार्जेस लगेंगे। इसके बाद इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में कॉन्टेक्ट, यानी कि जो स्टूडेंट्स है कॉन्टेक्ट या कह सकते हैं कि अपनी प्रति सुरक्षित कराना चाहते हैं, ठीक है, तो वो जो है वो 9889148877। ठीक है, याद रखना है कि इसका जो नंबर, जिस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे वो 9889148877 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उस संदर्भ में जो भी जानकारी है वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और अपना एड्रेस, अपना जो भी आप कह सकते हैं कि अकाउंट नंबर होगा उसमें आप जैसे ही जमा करते हैं तो एक रिसिप्ट आपको मिलेगा। वो रिसिप्ट आप व्हाट्सएप नंबर पे भेजेंगे, अपना एड्रेस भेजिएगा और तुरंत वो किताब जैसे विदिन 1 वीक या 10 दिन के अंदर अंदर वो किताबें आ जाएंगी और वो तुरंत फटाफट आपके पास पहुंचा दिया जाएगा। और अभी यूपीएसआई या इस तरह के जो भी आईएएस पीसीएस के भी एग्जाम्स होंगे, ठीक है, यूपीएसआई आपका जो है वो क्या एकदम लगे, उसमें उसको अगर आप कर लेंगे तो संविधान से और मूल विधि है ना, संविधान से रिलेटेड खासकर जो सवाल है, कोई भी सवाल आपका छूटेगा नहीं अगर उसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। तो यही है भारत के संविधान के संबंध में हमारी आज की यह पहला वीडियो। हमने इसलिए बनाया इस पर क्योंकि इसी के कारण लेट हो रहा था, इसी के कारण वीडियोस जो है वो रेगुलर वे में नहीं बन पा रहे थे। लेकिन आज से एक प्रकार से ये समझ लीजिए ये इंट्रोडक्शन भी था पुस्तक के बारे में, अपकमिंग जो पुस्तक है उसके बारे में, और बाद में जैसी पुस्तक आएगी हमने एक इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले एक और वीडियो बनाएंगे, और साथ में क्लासेस भी अब जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। क्लासेस के संदर्भ में एक और वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।